नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। आई ऑफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। अमेरिका के न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर एक बड़ा सा लेख लिखा है और उस लेख में जिस तरह के तर्क प्रस्तुत किए हैं वो सारे के सारे तर्क या तो बासी हैं या वो सच्चाई से कोसों दूर हैं। अब ये जो पूरा का पूरा मामला है, ये एक योजनाबद्ध तरीके से संघ के खिलाफ उसको बदनाम करने की या संघ के खिलाफ एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश है जो लंबे समय से चल रही है। वहाँ के विश्वविद्यालयों में, एकेडमिया में, मीडिया में ये किया जाता है। अब उसमें जो तर्क दिए गए हैं उन तर्क हैं वो यही कि बड़ा क्लोज्ड ऑर्गेनाइजेशन है संघ से चीज़ें रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, एक्सट्रीम राइट है। अब ये तर्क इतने क्लीशे हैं, इनके बारे में है। और दूसरा ये कि जब ये इस तरह की कोई खबर करते हैं तो उसमें संघ का क्या ओपिनियन होता है, संघ के बारे में संघ क्या जो बातें लिख रहे हैं उस पर होता है, उसको कभी नहीं एकोमोडेट करते हैं। तो अभी जो बात निकल करके आई है वो इसी तरह की है, जहाँ पर कोई प्रमाण नहीं है, कोई साक्ष्य अपनी बात रखने में नहीं है। और उसके अलावा घूम फिर करके महात्मा गांधी की हत्या के पीछे संघ को जोड़ने की कोशिश की जाती है, जो मामला लगभग 6-7 दशक पहले ही सेटल हो गया। संघ का महात्मा गांधी के असेसिनेशन में कोई भूमिका नहीं थी। इसको लेकर के कपूर कमीशन की रिपोर्ट है, इसको लेकर के अदालतों का निर्णय आ गया है। लेकिन ये एक नया एजेंडा चलाया जाता है और ये एजेंडा भारत में के बहुत सारे राजनीतिक दल उसको हवा देते रहते हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए, और यहीं से जो है मामला उठाया जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद चूंकि संघ के 100 साल पूरे हुए हैं और संघ अपना 100 साल का सेलिब्रेशन न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में मना रहा है, और उसको इस मामले में बहुत समर्थन भी मिल रहा है, उसका विस्तार भी हुआ है। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा है, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स का हो चाहे बाकी और किसी अखबार का हो, ये चलता रहता है, जहाँ पर संघ की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन किया जाता है। एक और तर्क दिया जाता है कि संघ बहुत क्लोज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि इसका सबसे बड़ा उत्तर यह है कि कोई भी व्यक्ति संघ की शाखा में जा सकता है इररेस्पेक्टिव ऑफ उसका धर्म, जाति। और वो वहाँ भारत की बात करते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत स्पष्ट तौर पर हैं, लेकिन ये प्रोपेगेंडा ग्लोबल एजेंडा है जो हिंदुत्व को हार्म करने के लिए किया जाता है, ये जारी रहेगा। दूसरा एक महत्वपूर्ण मसला ये है कि अधीर रंजन चौधरी, पश्चिम बंगाल के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा में, पिछली लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने एक बार टीएमसी पर फिर हमला बोला है। वो लगातार टीएमसी पर हमला बोल रहे हैं और ये कांग्रेस के लिए एक मुश्किल का विषय है, इसलिए कि टीएमसी INDI अलायंस का हिस्सा है और इस साल ही 2 महीने या 3 महीने के अंदर पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं। अब उन परिस्थिति में क्या अधीर रंजन चौधरी का हमला बोलना टीएमसी पर वो कितना उचित है कितना अनुचित है ये तो बाद में समझेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किस विषय पर हमला कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि जो तृणमूल कांग्रेस है वो वोट चोर नहीं है, वो वोट डकैत है। मतलब ये कि उनके ही नेता राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वोट चोरी का, उस वोट चोरी से आगे जाते हुए उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर वोट डकैती का आरोप लगाया और ये बताया कि चाहे म्युनिसिपल इलेक्शन हो, लोकल बॉडी इलेक्शंस हो, असेंबली इलेक्शंस हो, लोकसभा इलेक्शंस हो, लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाता है, लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, लोगों को नॉमिनेशन फाइल नहीं करने दिया जाता है, और जो लोग नॉमिनेशन फाइल करने की कोशिश करते हैं उनको
उन पर हमला किया जाता है। जो उनकी बात को समर्थन नहीं करते हैं, उनके राजनीतिक विचार को नहीं समर्थन करते हैं, उन पर प्री पोल, ड्यूरिंग द पोल और पोस्ट पोल हमला किया जाता है। ये अपने आप में एक बड़ा वो है जिसको लेकर के कांग्रेस की जवाबदेही बनती है। अब कांग्रेस की, हालांकि कांग्रेस के नेता अभी बड़े नेता जो हैं, फर्स्ट फैमिली जो है, वो विदेश यात्रा पर है, लेकिन ये जो इस तरह का हमला है तृणमूल कांग्रेस पर, वो अलायंस के लिए तो वो अलायंस करेंगे नहीं, लेकिन उसका जो नुकसान है कि क्या इसके कारण जो नाराज हिंदू और मुसलमान दोनों वोटर है वो कांग्रेस की तरफ जाएगा, या हिंदू वोटर मान लीजिए कांग्रेस की तरफ नहीं जाएगा, तो क्या ये इस तरह की बयानबाजी मुस्लिम वोट में बंटवारा करेगी। और एक बात जो महत्वपूर्ण है वो ये कि यूसुफ पठान ने चुनाव हराया था अधीर रंजन को, और यूसुफ पठान गुजराती हैं, और गुजरात के मामले में लगातार हमलावर रहती है तृणमूल कांग्रेस सारे राजनीतिक दल पर बहिर्घातों बोल करके। तो ये एक दूसरा महत्वपूर्ण मसला है। तीसरा महत्वपूर्ण मसला है कि बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को, शाहरुख खान की जो ओन टीम है KKR, कोलकाता नाइट राइडर्स, उसने 9.5 करोड़ रुपए, लगभग 9.5 करोड़ रुपए दे करके खरीदा है। इसको लेकर के बवाल मचा हुआ है। अब बवाल इसलिए मचा हुआ है कि बांग्लादेश लगातार हिंदुओं की हत्या कर रहा है, और अभी 2 दिन पहले एक और हिंदू को पर अटैक किया गया, उसको पीटा गया, उसको चाकू मारा गया, और उसके बाद उसको आग लगाया गया। वो किसी तरह से उसने अपनी जान बचाई एक तालाब में कूद के। इन परिस्थितियों में जब कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान किसी ऐसे खिलाड़ी को 9.5 करोड़ रुपए दे करके खरीदते हैं, तो उसका मैसेज ये जाता है कि वो किसी न किसी रूप से कोलकाता या कोलकाता कह रहा हूँ, बांग्लादेश को मदद करने की कोशिश करें। और इस तरह शाहरुख खान बहुत बार इस तरह के कॉजेस को हेल्प करते हुए नजर आए, जो एंटी इंडिया या एंटी हिंदू जिनका मोटिव होता है। इसको लेकर के न केवल बीजेपी के नेता बल्कि ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया भी बहुत एक्टिव है। सोशल मीडिया के बहुत सारे लोगों ने शाहरुख खान को गद्दार तक बता दिया है। हम उस पर नहीं वो करते हैं, लेकिन इसको लेकर के बहुत नाराजगी जैसा मामला नज़र आ रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार आलोचना हो रही है शाहरुख खान की और इस निर्णय की। और इन सारे निर्णय के पीछे सिर्फ ये है कि बांग्लादेश जिस तरह से भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहा है, भारत के किसी भी तरह से बांग्लादेश को मदद नहीं करनी चाहिए। और जो विरोध करता है उन्होंने तो ये साफ तौर पर कहा है कि वो जो बांग्लादेश का खिलाड़ी है उसको यहाँ खेलने नहीं देंगे। इसका मतलब ये कि जो भी मैच होगा उसमें उसका बहिष्कार किया जाएगा और KKR का बहिष्कार किया जाएगा। ये अपने आप में बड़ी मुश्किल वाली स्थिति होगी। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर का मामला है जिसको सरकार मैनेज करेगी, लेकिन KKR के लिए बड़ी स्थिति है। अगर उसके मैचेस में दर्शक नहीं पहुंचते हैं, विरोध होता है, तो उसको इस पूरे उससे कितना फ़ायदा होगा ये तो समय आने वाला बताएगा। लेकिन ये एक बड़ी विषम परिस्थिति है कम से कम KKR के लिए, जब उसका न केवल समर्थन बेस जाएगा बल्कि उस पर एंटी इंडिया जो नैरेटिव है उस नैरेटिव को समर्थन करने का आरोप लग रहा है। इस पर जो भी सफाई होगी KKR देगा या शाहरुख खान देंगे, लेकिन ये मामला एक बहुत सुर्खियों में है। एक चौथा मामला है, भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री और महासचिव, पूर्व महासचिव भारतीय जनता पार्टी के कैलाश विजयवर्गीय ने एक पत्रकार के साथ बदतमीजी की है और उसको लेकर के उन पर उनकी बड़ी आलोचना हुई है। उन्होंने इस मामले में हालांकि माफ़ी मांग ली है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय पत्रकारों के साथ या बाकी और इस तरह की बदतमीजी का उनका पुराना इतिहास है। उनके सुपुत्र जो आकाश विजयवर्गीय हैं, उन्होंने एक अधिकारी को बैट से मारा था, इस तरह की घटना है। तो ये एक बड़ी विषम मतलब एक ऐसी परिस्थिति है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के किसी भी नेता को जो संयम खोए और जिसको
पब्लिक लाइफ में किस तरह से व्यवहार करना है और किस तरह से शब्दों का इस्तेमाल करना है, किन शब्दों का चयन करना उचित है, किन शब्दों का चयन करना अनुचित है, इस तरह के लोगों पर लगाम कसनी जरूरी है। हालांकि जिस पत्रकार ने उनसे वो प्रश्न किया है वो पत्रकार नक्सलवाद को समर्थन करने वाला व्यक्ति है और उसको नक्सलवाद के समर्थन और इस तरह के चीज़ों को लेकर के उसके बहुत सारे उसके ट्विटर पोस्ट जो हैं वो सर्कुलेट हो रहे हैं कि किस तरह से वो अभी 1 करोड़ का जो इनामी नक्सल उइके मारा गया था उसको किस तरह से वो ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहा था। तो ये एक एजेंडे के तहत किया गया हो सकता है, लेकिन अगर भी ये एजेंडा था और उस ट्रैप में फंसाने की कोशिश थी तो उस ट्रैप में फंसने से बचना चाहिए था। किसी तरह से उसको जो वो चाहते थे, जो वो पत्रकार चाहता था, उस मंशा को दरकिनार करना चाहिए था, उससे बचने की ज़रूरत थी। तभी इस तरह की कंट्रोवर्सी से बचा जा सकता है। लेकिन जो कैलाश विजयवर्गीय हैं वो इस तरह की कंट्रोवर्सीज के लिए जाने जाते हैं। उन पर थोड़ी भाजपा को सख्ती करने की ज़रूरत है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।